और अरशद शरीफ साहब के केस में एक नई में एंट्री हुई है जी, तारिक नामी शख्स की, कि तारिक नामी शख्स के पास अरशद शरीफ साहब दुबई में रह रहे थे। जब उन पर वहाँ की ज़मीन तंग की गई दुबई की, तो उसने अपने दोस्त से हेल्प मांगी कि मुझे किसी मुल्क में तुम भेज दो किसी जगह। तो तारिक का दोस्त था वकार, तो उसने वकार के पास भेज दिया कीनिया अरशद शरीफ साहब को। तो वकार का एक भाई भी है खुरम, जो वकार है नैरोबी में रहता है और खुरम कीनिया के किसी दूसरे शहर में रहता है। तो जनाब अरशद शरीफ साहब 1 महीने से वकार के फार्म हाउस पर रह रहे थे। जिस रात अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ वो खुरम की गाड़ी में था। खुरम हुआ ये कि खुरम अपने भाई से मिलने नैरोबी फार्म हाउस पर आया। जब वो जाने लगा तो अरशद शरीफ साहब ने कहा कि मुझे भी आप ले चलें, मुझे नैरोबी में काम है, क्योंकि नैरोबी उसका फार्म हाउस नैरोबी से बहुत दूर था, किसी देहाती इलाके में था। तो अरशद शरीफ साहब उसकी गाड़ी में गए। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये वकार ने पुलिस को बयान दिया है कि मेरे भाई खुरम के साथ अरशद शरीफ साहब नैरोबी के लिए रवाना हो गए। जब वो रास्ते में थे, एक सुनसान इलाके में थे, तो रास्ते में देखा कि रोड ब्लॉक है, तो उन्होंने गाड़ी बजाय इस रोकने के, मेरा भाई ड्राइविंग सीट पे था और अरशद शरीफ साहब पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे। तो मेरे भाई ने जब देखा कि रोड ब्लॉक है, तो उसने डर के मारे कि शायद कोई लूटने वाला ना हो, क्योंकि ऐसा ही इलाका है नैरोबी या कीनिया में, ये काम आम है। तो उसने गाड़ी को डर से भगा दिया और जब गाड़ी को भगाया तो गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई। तो एक गोली जनाब अरशद शरीफ साहब को लगी, जो पीछे से फायर हुई, तो वो गोली अरशद शरीफ साहब को पीछे वाले शीशे से क्रॉस होकर, सीट से क्रॉस होकर अरशद शरीफ साहब को लगी, जिससे अरशद शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा खून निकलने लग गया। तो वो कहता है कि ये मेरा भाई खुरम डर गया, उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उसको कहा कि तुम वापसी मेरे फार्म हाउस पे आ जाओ। तो उसने कहा जी मैं वापसी नहीं आ सकता, वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। खुरम ने कहा जी मैं एक करीबी पंप है आगे, मैं उस पंप पे रुकता हूँ, तो आप वहाँ पे आ जाओ। तो जब वकार ने कहा कि जब मैं उस पंप पे पहुँचा तो वहाँ पे वो गाड़ी, मेरे भाई की गाड़ी अकेली खड़ी हुई थी, मेरा भाई उसमें मौजूद नहीं था। जब मैंने खोला, अरशद शरीफ साहब की डेथ हो चुकी थी, अरशद शरीफ साहब खून में लथपथ थे। और वकार ने यह भी बयान दिया कि मुझे नहीं पता था कि अरशद शरीफ कोई इतना हाई फाई बंदा है पाकिस्तान का, मुझे इसका इल्म नहीं था कि इसके पीछे इसकी जान को ख़तरा है, मुझे इसका इल्म नहीं था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अरशद शरीफ साहब थे, सीट बेल्ट लगा होता और सीट पर झुके हुए थे, तो बेसुध थे। तो मैंने अपने भाई को देखा, वो गाड़ी में मौजूद नहीं था। खुरम खुरम उसी पेट्रोल पंप के किसी कमरे में, किसी ऑफिस में छुप गया था। जब वो बाहर आया तो उसने बताया कि मैं इसलिए छुपा कि मैंने सोचा कि शायद वो बंदे गोलियां चला रहे थे, कि शायद वो बंदे दोबारा हमारे पीछे ना आ जाएं और फिर गोलियां ना चला दें, इसलिए मैं छुप गया था। तो जनाब ये है सारी स्टोरी उस नए तारक नामी बंदे की। तो पाकिस्तानी जो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे जो जुडिशल कमीशन बना है, वो जाके वहाँ पे मज़े ले रहा है, वो वहाँ पे जाके सैर व तफरीह कर रहा है। तो सवाल यह है कि अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप और मोबाइल किधर है? हमारी जो टीम वहाँ पे गई है, वो तो वहाँ पे मेडल ले रही है, वो तो वहाँ पे तगमे ले रही है, पता नहीं किस चीज़ के ले रही है, सैर व तफरीह कर रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, कोई जुडिशल कमीशन कोई कुछ काम नहीं कर रहा। अब ये देखना, ये 100% श्योर बात है कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल मॉडल टाउन की तरह, बेनज़ीर के कत्ल की तरह, लियाकत अली खां के कत्ल की तरह फाइलों में कहीं धूल चाटता हुआ नज़र आएगा, कोई फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान की ये तारीख़ है, किसी भी मुहब्बे वतन को जब कोई कत्ल कर दिया जाता है तो उस केस की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, वो केस कहीं धूल चाटता हुआ कहीं फाइलों में मिलता है, तो उसका कोई एक किरदार भी नहीं उसका गिरफ्तार होता, किसी एक को सज़ा नहीं होती। ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। तो अरशद शरीफ साहब का भी केस कहीं धूल चाटता हुआ अभी पड़ा होगा, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं होगी। तो आइंदा आने वाली वीडियो में आपको मज़ीद इनकशाफात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।